मेरे साथ मौजूद हैं उज्जैन के कलेक्टर श्री आशीष सिंह। आशीष सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आशीष जी, वापिस कोरोना बढ़ रहा है। उज्जैन में एक नया आदेश निकाला आपने कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसे 10 घंटे अस्थायी जेल में रहना होगा। जी हाँ, निश्चित रूप से अभी चाहे देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, हर जगह कोरोना के केसेस बढ़े हैं। और केसेस तो बढ़े ही हैं, साथ में जो केसेस की गंभीरता है उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। अब बहुत सीरियस केसेस जो है वो पहुंच रहे हैं। तो हमको और भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। और वैक्सीन में अभी भी लगभग 2 महीने का समय है। तब तक के लिए मास्क के अलावा हमारे पास और कोई भी विकल्प नहीं है, हमारे पास और कोई भी इसकी दवाई नहीं है। तो इसी चीज को रेखांकित करते हुए सरकार ने ढेर सारे अवेयरनेस कैंपेन चलाए, हम लोगों ने ढेर सारे अवेयरनेस कैंपेन चलाए और अभी भी चला रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के ऊपर इस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है, अब हम लोग उन पर बहुत सख्त होने जा रहे हैं। आज से ही हम लोगों ने अस्थायी जेल की कार्रवाई शुरू करी है, जिसमें हमने प्लान किया है कि कम से कम 10 घंटे हम लोग ऐसे लोगों को, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनको पकड़ेंगे, उनको जेल वाहन में डालेंगे और उसके बाद में फिर जो हमने अस्थायी जेल घोषित करी है वहां पर ले जाएंगे, उनको वहां पर रखेंगे और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको हम लोग 2 मास्क बेचेंगे, उसके बाद ही वहां से उनको मुक्त किया जाएगा। तो बहुत एक आखिरी विकल्प के तौर पर हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों की सुरक्षा के लिए और शहर की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। आशीष सिंह जी, महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण को लेकर के क्या प्लान है? कब तक काम चालू होगा महाकाल मंदिर का? क्या रूप होगा महाकाल मंदिर में आने वाले समय में? किस तरह से श्रद्धालु वहाँ पे बड़े आसान तरीके से भगवान महाकाल के दर्शन कर पाएंगे? क्या कार्य योजना बनाई है? क्योंकि सालों से हम सिर्फ योजना सुनते हैं कि इतने करोड़ों रुपए महाकाल मंदिर में लगाए जाएंगे और उस तरीके से वहाँ भव्य मंदिर बनाया जाएगा। सिर्फ प्रेजेंटेशन देखते हैं और आंकड़े सुनते हैं कि इतने करोड़ लगाए जाएंगे, पर वाकई में रियल पोजीशन क्या है वहां की? देखिए, जो अभी हमारी वर्तमान में कार्य योजना है महाकाल मंदिर विकास को लेके, उसमें जो मंदिर का परिसर है उसको हम लोग और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और चारों दिशाओं में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर और दक्षिण में, चारों तरफ मंदिर के परिसर का विस्तार हो रहा है। आपने जैसा बोला कि लगातार जो है प्रेजेंटेशन और योजनाएं चलती रहती हैं, लेकिन धरती धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसका एक जो प्रथम चरण है, जो फेज है, जिसमें रुद्र सागर के आसपास का क्षेत्र हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसको अगले साल के मार्च या अप्रैल तक हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिसमें रुद्र सागर से सीवर को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाएगा। उसमें केवल और केवल शुद्ध जल होगा। शिप्रा से हम लोग पानी की एक पाइपलाइन डाल के रुद्र सागर में लेके आ रहे हैं, जिससे कि 12 महीने रुद्र सागर भरा रहे। रुद्र सागर और मंदिर के बीच का जो पूरा का पूरा भाग है उसको बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर रहे हैं। उसमें म्यूरल्स बनाए जाएंगे, उसमें कॉरिडोर बनाया जाएगा, उसमें हम लोग तरह तरह के इस प्रकार के स्टैचूज और ऐसी चीजें लगाएंगे, जिससे लोग न केवल दर्शन के लिए बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी वहां पर आने लग जाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने 2 और प्रमुख टेंडर भी निकाल दिए हैं, जिसमें कि मंदिर के इंदौर की तरफ वाला जो हिस्सा है, नाले पे बहुत सारे अतिक्रमण है, वहां पर लगभग 200 के आसपास मकान हैं। उन सभी को हटाकर हम लोग एक मल्टी में विस्थापित कर रहे हैं। ये कार्य भी मैक्सिमम 6 महीने के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। जो रोड है, महाकाल मंदिर से इंदौर को जोड़ने वाली जो हरी फाटक ब्रिज है, उनकी भुजाओं को भी हम लोग जस्ट डबल कर रहे हैं। वहाँ की जो रोड है उसको भी डबल करने जा रहे हैं, उसके भी टेंडर हम लोगों ने निकाल दिए हैं। इसके अलावा एक महाराजवाड़ा जो पुरानी बिल्डिंग है, जहाँ पे एक स्कूल चल रहा है, उस स्कूल को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। उस स्कूल की बिल्डिंग बनकर लगभग तैयार हो गई है। अगला सेशन नए स्कूल में लगेगा। महाराजवाड़ा के प्रांगण को मंदिर के प्रांगण में सम्मिलित किया जाएगा। एक ये जरूर है कि जो मंदिर के सामने का हिस्सा है उसमें 13 मकानों के अधिग्रहण की कार्रवाई हम लोगों ने चालू कर दी है, जिससे मंदिर का आगे का विस्तार लगभग 15 मीटर के आसपास हो जाएगा। लेकिन हम यहीं तक रुकने वाले नहीं है, मंदिर के फ्रंट में हम लोग 70 मीटर तक विस्तार करने वाले हैं। हालांकि उसके लिए पैसा लगभग 60 करोड़ के आसपास मुआवजे में लगेगा, जिसका हम लोग कहीं से सोर्स जो है वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो बाकी मैंने
सारी चीजें बताई हैं उनके या तो टेंडर हो गए हैं या तो काम प्रगति पर हैं, और बहुत जल्दी ही आपको 1 साल के अंदर धरातल पर भी जो ये योजना है वो दिखाई पड़ने लग जाएगी। आपने हाल ही में 150 करोड़ की ज़मीन पे कब्ज़ा हटवाया है, जब कई लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था। इतनी लोगों की हिम्मत कैसे हो जाती है? क्यों आपको ज़मीन कब्ज़ा मुक्त करानी पड़ी? वो कौन लोग सामने आए हैं जिन्होंने सालों से कब्ज़े कर रखे थे? कहाँ से आती इन लोगों में इतनी हिम्मत? देखिए, निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं हमारे सिस्टम की ही खामी रही है, जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो जो सरकारी ज़मीन थी, बेशकीमती ज़मीन थी, ये प्राइवेट लोगों के कब्जे में रही है। कई सारे कोर्ट केस थे जो जिनका या तो सही से अध्ययन नहीं हुआ या ढंग से परस्यू नहीं किए गए, जिसके कारण हम लोग वो केसेस जीत नहीं पाए। कुछ उनका इंटरप्रिटेशन सही नहीं रहा और कुछ हमारे लोगों की उपेक्षा भी रही। लेकिन अभी जैसा मध्य प्रदेश शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा एक अभियान छेड़ा हुआ है, जिसमें भूमाफियाओं के विरुद्ध और सरकारी ज़मीन को वापस लेना भी एक बहुत बड़ा उसका पार्ट है। उसके तहत हम लोग बहुत मुस्तैदी से उज्जैन में काम कर रहे हैं। ये 150 करोड़ की ज़मीन तो हम लोग वापस ले ही चुके हैं। अगले 6-7 दिनों में अभी एक घटिया में उज्जैन से मुश्किल से 12 किलोमीटर दूर एक मेन रोड पर 100 बीघे की ज़मीन है, जिसको हम लोग 7 दिनों बाद उसकी कागजी कार्रवाई लगभग पूरी हो गई है, 7 दिनों बाद उसको भी मुक्त कराएँगे। और इंदौर, मेन इंदौर रोड पे ही लगी हुई एक ज़मीन है जो लगभग 50 हेक्टेयर के आसपास की ज़मीन है, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी शासकीय घोषित करने वाले हैं। उसके भी कागजी और जो भी कानूनी कार्रवाई हमने लगभग पूरी कर ली है। ये 2 ज़मीनें हैं जो बेशकीमती ज़मीनें हैं। इसमें से एक मुख्य हरि फाटक ब्रिज पर ज़मीन है, जिसको हम लोग मंदिर को दे रहे हैं, मंदिर के प्रयोजनों के लिए। हो सकता है वहाँ पर पार्किंग बनाएँ मंदिर की तरफ से, या फिर हो सकता है वहाँ पर मंदिर का जो प्रसाद वगैरह बनता है उसके लिए भी हम लोग संयंत्र लगाएँ। और इंदौर रोड से एक बहुत बड़ी ज़मीन है लगभग 17 हेक्टेयर की, उसको हम लोग नगर निगम को दे रहे हैं। नगर निगम में उसके द्वारा न केवल आवासीय बल्कि कमर्शियल वहाँ पर विकास भी किया जा सकता है, और हमारा ऐसा अनुमान है कि अगले 4 सालों में लगभग 250 करोड़ रुपए नगर निगम उस ज़मीन से डेवलप करके निकाल सकता है। तो हम लोग एक-एक ज़मीन का ऐसे चिन्हांकन कर रहे हैं, चाहे वो सीलिंग की ज़मीन हो, चाहे तकाईमी की ज़मीनें हों, उन सभी को बहुत जल्दी ही हम लोग शासकीय न केवल कागज़ों में घोषित कर रहे हैं, बल्कि उनका कब्जा भी प्राप्त कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ग्रामीण के दौरों पे जाते हैं, वहाँ उन्हें कुछ रिश्वतखोर अधिकारी मिलते हैं और उनका कलेक्टर साहब जो है उनका निलंबन कर देते हैं। क्या उन अधिकारियों को नहीं पता था कि इस समय उज्जैन में कलेक्टर आशीष सिंह हैं? देखिए, मेरी मतलब जहाँ भी मैं रहता हूँ, पोस्टेड रहता हूँ, वहाँ पर मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जनता का जो फीडबैक है वो जनता के बीच जाकर लगातार प्राप्त किया जाए। मैं हमेशा से ये मानता रहा हूँ कि ऑफिस में बैठकर फाइलों के माध्यम से जो है प्रशासन नहीं चल सकता है। तो यहाँ पर भी मैं वही कोशिश करता हूँ, और प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 गाँवों में जाता हूँ। 2 गाँवों में जाके मैं चौपाल लगाता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी भी मेरे साथ में रहते हैं। अगर किसी की भी वहाँ पर शिकायत मिलती है तो तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई भी करी जाती है, और मुझे लगता है कि सभी विभागों से संबंधित जो फीडबैक हैं, जो जानकारियाँ हैं, कहाँ कौन-सा विभाग कितना अच्छा काम कर रहा है, किसमें क्या कमी है, कौन-सा विभाग जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है, सारी चीज़ें मुझे खुद जनता के माध्यम से पता रहती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग जो शासकीय योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसको और ज़्यादा सशक्त बनाया जाए। अगर कोई भी ऐसा अधिकारी मिलता है, तो पहले भी मैंने कार्रवाई की है और आगे भी इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए व्यवस्था को पूरी तरीके से चुस्त-दुरुस्त बनाया जाएगा। आपके पास कई तरह के लोग आते हैं, कलेक्टेड में कई लोगों के काम पड़ते हैं, पर आम जनता की मानसिकता ये होती है या तो दलालों के माध्यम से काम हो या पैसे दे के काम हो। इस छवि को आप कैसे दूर करेंगे? दलालों का बोलबाला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बगैर पैसे लिए दिए बाबू से लेके अधिकारियों तक भ्रष्टाचार खुलेआम दिखता है कि कोई भी काम बगैर पैसे नहीं होगा, कोई भी काम बगैर दलाल नहीं होगा। इसको कैसे जनता को इसका रिलीफ मिले, जनता कैसे अपना काम जो सही काम है वो करवा पाए, उसको लेकर के कोई आपने कार्य योजना बनाई है कलेक्टर साहब? देखिए, इसमें हम लोग 2-3 माध्यम से जो है काम कर रहे हैं। एक तो जो लोक सेवा प्रबंधन है, और जो लोक सेवा के माध्यम से आवेदन जो प्राप्त होते हैं और उनका जो निराकरण होता है, वो कहीं न कहीं हमारी मॉनिटरिंग से छूट जाते हैं, और जिसके कारण ना जो समय सीमा में होने वाले काम हैं,
वो इसीलिए कई बार अटका दिए जाते हैं कि अगर लोगों के जो दूसरे इंटरेस्ट हैं उनका जो है वो पालन नहीं किया जाता है। तो लोक सेवा गारंटी का, लोक सेवा केंद्रों का और समस्याओं जो शिकायतें हैं या फिर जो आवेदन हैं या फिर जो सेवाएं हैं, उनकी समय सीमा में डिलीवरी के ऊपर बहुत ज्यादा हमारे द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। नगर निगम से संबंधित जो हम लोगों ने कभी ऐप जो है वो लॉन्च किया था, जिसमें कि जो सामान्य समस्याएं लोगों की होती हैं उनका निराकरण लगातार किया जाए और उसकी हमारे द्वारा लगातार मॉनिटरिंग होती जा रही है। सीएम हेल्पलाइन एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है, बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसके माध्यम से अगर ऐसी कोई शिकायतें हैं, विभाग की ऐसी कोई कमियां हैं या ऐसी कोई सेवाएं हैं जिनके प्रदाय में अगर बहुत बड़ा गैप है तो हम लोगों को पता चल जाता है। उस पे भी मेरे द्वारा बहुत ध्यान दिया जाता है। और अंतिम अगर ऐसे कोई अधिकारी, कर्मचारी या इस प्रकार की अगर शिकायत प्राप्त होती है तो उसके कार्रवाई करने में मेरे द्वारा कोई भी डिले नहीं किया जाता है, तत्काल कार्रवाई करी जाती है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से काफी हद तक हमने चीजों को कवर किया है और अगर जो भी गैप्स होंगे उनको आगे भी पूरी तरीके से 100% फुल प्रूफ बनाया जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह को लेकर चर्चा है कि आखिर आशीष सिंह क्यों कोविड के अस्पताल में जाके मरीजों के साथ घंटों घंटों साथ में रहते हैं। क्या आशीष सिंह को पब्लिसिटी की ज़रूरत है? उसके पीछे मंशा क्या है? ये भोपाल के भी तमाम अधिकारी कहते हैं, बाकी जगह कलेक्टर भी पूछते हैं कि आखिर उज्जैन के कलेक्टर क्यों जाते हैं कोविड अस्पताल में, क्यों मरीजों के साथ समय बिताते हैं। देखिए, जिस समय मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था उज्जैन में, लगभग 6 महीने पहले, उस समय यहाँ की जो कोरोना की मृत्यु दर थी वो 25% के आसपास थी, 24 से 25% के बीच में थी। 200 यहाँ के मरीज थे और लगभग 48 डेथ्स यहाँ पर हो चुकी थी। और जो यहाँ का एकमात्र कोरोना का अस्पताल था आरडी गार्डी, उसके प्रति बहुत ज्यादा नकारात्मक भावना थी। वहां पर कोई नहीं जाना चाहता था और हमारे पास में अन्य कोई भी विकल्प नहीं था। तो जब मैंने ज्वाइन किया, जब मैंने सेम डे शुरू के 1-2 घंटों में देखा, जब लोगों से बातचीत करी, तो मुझे यही समझ में आया कि एकमात्र अभी जो वर्तमान में विकल्प हमारे पास में है वो आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज है और उसके प्रति लोगों में विश्वास पैदा करना जो है वो बहुत जरूरी है। तो उसी दिन फिर मेरे द्वारा पीपीई किट पहनकर, 6 महीने पहले लोग अस्पतालों के सामने से भी गुजरने से डरते थे, इवन कंटेनमेंट एरिया में भी हमारे अधिकारी नहीं जाते थे, कई सारे लोगों ने मुझे रोका भी। लेकिन उस समय यही एकमात्र माध्यम था, यही एकमात्र विकल्प था जिसके माध्यम से हम लोग लोगों का विश्वास अपने सिस्टम में जगा सकते थे। तो इसीलिए पीपीई किट पहनकर मेरे द्वारा अस्पताल के अंदर जाया गया। वहां पर जो मरीज थे, मरीजों से बातचीत करी गई, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, वहां जो कुछ कमियां पाई गई उनको दुरुस्त कराया गया और उसका परिणाम हुआ कि काफी कुछ वहां की जो व्यवस्थाएं दुरुस्त भी हुई, लोगों का जो विश्वास है आरडी गार्डी के प्रति वो पैदा हुआ। इसके साथ साथ हमने लगभग 1-1.5 महीने के अंतराल में एक अन्य शासकीय जो अस्पताल था माधवनगर का, 100 बेड का, वो भी तैयार कर लिया था। लेकिन जब तक वो अस्पताल तैयार होता, तब तक की पीरियड में आरडी गार्डी ने अच्छा काम किया, लोगों का विश्वास उसके प्रति जो है पैदा हुआ, जिसके माध्यम से हम लोग कोरोना पे काफी हद तक कंट्रोल कर पाए। 25% जो हमारा डेथ रेट होता था, आज हम लोग घटा के उसको 3% से भी लेके नीचे आ गए हैं। उस समय 48 डेथ्स हुई थी और उसके बाद हमारे केसेस जो हैं 3500 से भी ज्यादा बढ़ गए, लेकिन डेथ्स उसके बाद भी इतनी हुई हैं। आज हम 98 के उस पे फिगर पे बैठे हुए हैं। तो उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए वही एकमात्र विकल्प था जो हमको इस्तेमाल करना पड़ा। फिर उसके बाद हमने नए जो माधवनगर अस्पताल चालू किया, चरक अस्पताल चालू किया, वहां की भी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा जो है वो लेते रहना आवश्यक था। शुरू में कई सारे जो है वो मैं सोशल मीडिया पे दिखता था, जोक्स भी चलते थे कि आजकल जो है अस्पताल में चूंकि ऑफिसर्स नहीं आते हैं इसीलिए कुछ भी चीजें जो है हो सकती हैं और ऑफिसर्स जो हैं वो दूसरी जगहों पे जाते हैं, कोरोना के अस्पतालों में नहीं आते हैं। तो मैंने इस चीज को भी बदलने की कोशिश करी है कि जब हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं तो हमको भी जाने से नहीं घबराना चाहिए। और अगर हम जा रहे हैं तो केवल पब्लिसिटी के लिए वो विजिट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग गए और 2 मिनट में लौट आए। लगातार वहां पर जाते रहें हम लोग और डॉक्टर्स से बात करें, नर्सेज से बात करें, मरीजों से बात करें, वहां पर कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बिताएं, तभी जाके व्यवस्थाओं में परिवर्तन आता है, जैसा कि उज्जैन के मामले में देखने को मिला। जब कलेक्टर आशीष सिंह उज्जैन गए थे तो सबसे बड़ा चैलेंज था कोरोना। उसको आशीष सिंह ने कंट्रोल तो करा।
आज की स्थिति में सबसे बड़ा चैलेंज कलेक्टर आशीष सिंह उज्जैन के लिए क्या मानते हैं? देखिए, आज हमने जो बातें करी हैं कि जो जनता है, आम जनता है, उसको जिन भी कारणों से कलेक्ट्रेट या सरकारी ऑफिसेज के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो हम लोग उसमें कमी करें और कम से कम लोगों को यहाँ पर आना पड़े, उनका घर बैठे ही हम लोग सारी सेवाएं दे दें। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी का अभियान है, मिलावट वाला और माफियाओं के खिलाफ अभियान वाला, उसमें अभी हम लोगों को बहुत काम करना बाकी है। तो मुझे लगता है कि एक तो जनता को हम लोग जो सर्विसेज की डिलीवरी है उनके घर पे ही दें, और प्लस जो अलग अलग तरीके के माफिया अभी भी मौजूद हैं, जो अभी भी जो है कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, हम लोग लगातार उनको अपनी जद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसके उस पे कार्रवाइयाँ करना, ये दो मुख्य मेरे सामने चुनौतियां हैं जिनसे हम लोग लगातार निपटने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसमें सफलता भी प्राप्त करें। कलेक्टर साहब, उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, पूरे देश भर के लोग उज्जैन आते हैं, पर कहा जाता है कि उज्जैन में साधु जो पंडित हैं, जो महाराज हैं, जो मंदिरों में पाए जाते पंडित हैं, वही माफिया हैं। बगैर पैसे लिए दिए न किसी के दर्शन हो सकते हैं, न किसी की पूजा हो सकती है। जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह के पंडित पुजारी हैं, इस पर कैसे लगाम लगाई जाए कि पूरे देश में एक संदेश जाए कि धार्मिक नगरी में हम जाएंगे तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, बगैर पैसे हो जाएंगे और एक अच्छी पूजा वहाँ हो पाएगी। क्योंकि आपको पता है कि कई लोग पूजा कराने भी उज्जैन नगरी में आते हैं, पर वो ठगा जाते हैं। कोई साधु से, कोई संत से ठगे जाते हैं और उनसे लाखों रुपए ले लेते हैं। कई कई हमने उदाहरण देखे, चाहे वो बॉम्बे के लोग हों, दिल्ली के लोग हों। तो जो पंडे पुजारी हैं, उनका बड़ा आतंक है, वो माफिया के रूप में पनप रहे हैं उज्जैन में। देखिए, निश्चित रूप से आपकी बात में कहीं न कहीं सच्चाई है, और इसमें पंडे पुजारी शब्द नहीं यूज करते हुए कि जो मंदिर की दर्शन व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे मंदिर के अंदर के लोग हों, चाहे मंदिर के बाहर के लोग हों, कई सारे लोग हैं जो इस तरीके का रैकेट टाइप का चलाते हैं। बसमाती में कई बार हम लोगों को पूर्व में देखने को ये चीज मिली है। और बहुत अच्छी चीज ये है कि कोरोना ने हमको इस लिए एक अवसर भी दिया है। हम लोगों ने एक मोबाइल ऐप बनाया था और एक टोल फ्री नंबर जारी किया था, जिसपे कोई भी व्यक्ति फोन करके अपनी बुकिंग करा सकता है और दर्शन के लिए तुरंत आ सकता है। फ्री में दर्शन की व्यवस्था जो इसके लिए रहती है, वो व्यवस्था हम लोग आज भी चला रहे हैं। भविष्य में भी उसको कुछ न कुछ सुधार के साथ में, कुछ न कुछ सहूलियत के साथ भी चलाते रहेंगे, जिससे कि अगर दूर दराज का भी कोई व्यक्ति है तो वो अपने स्लॉट की बुकिंग कर सकता है। और वो न केवल 1-2 दिन आगे की, बल्कि 7 दिन आगे की, 1 महीने आगे की भी स्लॉट की बुकिंग कर सकता है। उसके पास मोबाइल मैसेज रहेगा, उसको पता रहेगा कि वो किसी भी समय अपने स्लॉट में जाएगा तो दर्शन कर सकता है। ये बहुत बड़ी जो है श्योरिटी रहती है कि बीच में जो इस प्रकार के दलाल टाइप के लोग हैं वो नहीं आ पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने कुछ मंदिर के आसपास ही 3 जगहों पर ऐसे कियोस्क लगाए हैं जहां पर व्यक्ति जाके तुरंत बुकिंग करा सकता है, और बुकिंग करा के, फ्री में बुकिंग करा के तुरंत मंदिर में 10-15 मिनट के अंदर दर्शन जो है वो प्राप्त कर सकता है। तीसरा, जो आम श्रद्धालु हैं, जो 250 रुपए की रसीद नहीं कटा सकते हैं, या फिर अगर जिनको प्रोटोकॉल का दर्शन नहीं हासिल होते हैं, उनको लगातार हम लोग सहूलियत देते रहे और उनको बहुत जल्दी दर्शन कराते रहे, ये हमारी लगातार कोशिश रहती है। और आज आप किसी भी जो दर्शनार्थी से बात करेंगे, श्रद्धालु से बात करेंगे, तो मैक्सिमम 20-25 मिनट के अंदर हम लोग मंदिर में आम श्रद्धालुओं को भी दर्शन करा देते हैं, जो प्रोटोकॉल से 250 रुपए की पर्ची के माध्यम से नहीं भी जाते हैं। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रास्ता है कि अगर हम लोग इसको और सुदृढ़ करते रहें और सहूलियत इसको देते रहें, तो निश्चित रूप से जो बीच के इस प्रकार के लोग हैं, दलाल टाइप के लोग हैं, जो फायदा उठाते हैं लोगों की जानकारी का, अभाव का, उनको हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। कलेक्टर साहब, आपको याद होगा कुछ समय पहले पूर्व कलेक्टर ने कुछ वहाँ के पंडे पुजारियों पे कार्रवाई करी थी। मंगलनाथ मंदिर है वहाँ, सबसे प्रमुख बात यह है कि आजकल जो नाग देवता की पूजा होती है वो त्र्यंबकेश्वर के बाद लोग उज्जैन बहुत कराने आते हैं, मंगलनाथ आते हैं उनका कर्जा माफ़ हो जाए, महाकाल के दर्शन करने आते हैं। तो जहाँ प्रमुख प्रमुख चीज़ें वहीं पे उनसे लाखों रुपए ले ली जाते पूजा के नाम पे। पिछली बार जो पूर्व कलेक्टर थे उन्होंने रंगे हाथों पंडितों को पकड़ा था और एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो ऐसा जो बाहर का व्यक्ति कोई भी आता है उसके साथ इस तरह का छल कपट और उससे लूटा ना जाए, उसको लेकर के कोई व्यवस्था जो आप तक जानकारी में आए, उसके लिए कोई सिस्टम बनाया जाए कि वो आए तो उसको कम से कम ठगा ना जाए उज्जैन के पंडितों द्वारा।
इसके लिए जो हम लोगों ने एक प्लानिंग करी है कि जो 2-3 ऐसे मुख्य जगहें हैं, एक आपने मंगलनाथ का नाम लिया, दूसरा हमारा एक सिद्धवट घाट है जहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो पूजा के लिए बाहर से आते हैं। शनि मंदिर है जहां पर इस प्रकार के पूजा के लिए आते हैं, खासतौर पर मंगलनाथ और सिद्धवट में जहां पर इस प्रकार की राशि देकर जो है पूजाएं कराई जाती हैं। हम लोगों ने ये प्लानिंग करी है कि जो अलग अलग प्रकार की पूजाएं रहती हैं उनके क्या क्या प्रकार होते हैं और उनके क्या क्या रेट्स होते हैं, हम लोग उनको एक बहुत ही 2-3 जगहों पर जो बहुत आसानी से देखे जाने वाला स्थल हो वहां पर हम लोग प्रदर्शित करेंगे, जिससे कि जो भी व्यक्ति आ रहा है चाहे वो से आ रहा हो उसको पता हो कि इतनी प्रकार की पूजाएं होती हैं और इस प्रत्येक पूजा के लिए इतना इतना पैसा जो है वो फिक्स किया गया है। इससे न केवल श्रद्धालुओं को सकेगा बल्कि मंदिर की जो इनकम है उसमें भी निश्चित रूप से वृद्धि होगी। तो आप तो है इस पे हमने अमल करना ऑलरेडी जो है पिछले, क्योंकि पिछले 15-20 दिनों के अंदर ये मंदिर खुले हैं इसीलिए हमने उसके बाद ये प्लानिंग शुरू करी है, लेकिन बहुत जल्दी ही आगामी 15-20 दिनों के अंदर ये व्यवस्था पूरे सुंदर ढंग से हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे, जिससे श्रद्धालुओं को इस प्रकार से लूटे जाने की कोई संभावना न रहे। और जो आपकी जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत वाजिब प्रश्न है। पूर्व में जो मनीष सिंह जी कलेक्टर थे उनके द्वारा इस प्रकार की कार्रवाइयां निश्चित रूप से करी भी गई थी और ये वाला जो प्रदर्शित करने वाला जो कदम है इसको उठाते हुए उसके बाद हम लोग एक शिकायत की भी व्यवस्था कर सकते हैं कि या तो शिकायत पेटी या कोई हेल्पलाइन नंबर डाल दें और अगर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो चाहे वो मंदिर के पुजारी हो, पंडित हो, आम जनता हो या कोई बीच का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ भी हम लोग उतनी ही कड़ी कार्रवाई करेंगे जितनी कार्रवाई पहले हुई। आखिरी प्रश्न आपसे कलेक्टर साहब, उज्जैन के कई लोग जब बीमार होते हैं, उन्हें कोविड पॉजिटिव अगर वो आते हैं तो उन्हें उज्जैन के अस्पतालों में भरोसा नहीं होता है, वो सीधा इंदौर की ओर भागते हैं और इंदौर में इसका प्रेशर बढ़ता है। तो उज्जैन की जनता को कलेक्टर आशीष सिंह कैसे समझा पाएंगे और दावा कर पाएंगे कि उज्जैन की जो हाईटेक अस्पताल कोविड वाली है या दूसरी अस्पताल है वह उनका इलाज सही तरीके से होगा, उन्हें इंदौर जाने की ज़रूरत नहीं है? देखिए जब हमारे यहाँ एक तरीके से कोरोना पीक पे था और लगभग 600 के आसपास हमारे जो एक्टिव पेशेंट्स हैं वो हुआ करते थे, उन 600 एक्टिव पेशेंट्स में मुश्किल से 12 या 15 पेशेंट्स ऐसे होते थे जो इंदौर के किन्हीं अस्पतालों में जो है वो भर्ती रहते थे और वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका इंदौर से पहले भी नाता रहा है, या तो वो इंदौर में किसी तरीके का काम कर रहे हैं या इंदौर से उनका कोई व्यवसाय है या इंदौर में उनकी कोई जान पहचान का हॉस्पिटल है या डॉक्टर है, इसलिए वो भर्ती होते थे। चूंकि इस चीज को हम लोग रोक भी नहीं सकते हैं, अगर किसी के पास विकल्प है और अगर वो चाहता है तो वो इंदौर जा सकता है। लेकिन हमारे जो अस्पताल हैं, चाहे हमारा माधवनगर का अस्पताल हो, हमारा जो चरक का अस्पताल हो, जो शासकीय अस्पताल है और बहुत हद तक आईडी गाड़ी हो, उनमें पूरी व्यवस्थाएं हम लोगों ने चाक चौबंद कर रखी हैं और जितने भी लोग वहां पे जाते हैं, खासतौर पर हमारे दोनों शासकीय अस्पतालों में जाते हैं, बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक लेके ही वापस जाते हैं। जो अन्य कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो इंदौर के अस्पतालों को चुनते हैं, मैं उनसे भी यही अपील करूंगा कि हमारे यहाँ भी लगभग मतलब इतनी कम मोर्टेलिटी रेट के साथ में सारे लोग जो हैं वो ठीक होके गए हैं और खासतौर पर शासकीय अस्पतालों में मोर्टेलिटी हमारी लगभग 0 के बराबर है। लेकिन चूंकि राज्य शासन का निर्णय है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पे जाकर भी इलाज करा सकता है, तो इस चीज को हम लोग रोकेंगे नहीं। हमारी व्यवस्थाओं में अगर कहीं बीच में कोई खामी दिखती है तो हम लोग उसको लगातार दुरुस्त करते रहेंगे और जो हमारे अस्पतालों का स्टैंडर्ड बना है सरकारी अस्पतालों का, उसको हम आगे मेंटेन रखें। आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे कलेक्टर उज्जैन आशीष सिंह, जिन्होंने हमसे विशेष चर्चा की। आप देखते रहिए हैथवे BTV न्यूज़।